बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंट्री टेस्ट का जो नजब सेशन है उसका लेक्चर नंबर 18 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों कवर किए थे और अब जो हमारा ये लेक्चर चल रहा है 18, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और 9 से लेकर 14 तक जो फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के ही ऊपर बेस करते हैं। तो जो बेस इसकी है ट्रिग्नोमेट्री की जो बेस है वो है चैप्टर 9, जिसमें आप बेसिक बातें सारी पढ़ेंगे और फिर उसकी जो एडवांसमेंट है वो चैप्टर 10 में, 11 में, 12 और फिर 14 तक हम उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक लेटर्स हैं 3, ट्राई, गोनी और मेट्रॉन जो है उससे निकले हुए। ट्राई मीन 3, गोनी जो है वो एंगल्स को कहते हैं और मेट्रॉन जो है मेजरमेंट है। तो यहाँ हम इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं। ट्राईगोनोमेट्री, ट्राई भी मीन्स के आपने 3 एंगल्स की मेजरमेंट करनी है। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो आप अगर इसका सिंपल मीनिंग देखें, अगर एक लाइन में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है मेजरमेंट्स ऑफ या मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की जो मेजरमेंट्स होती हैं उसको हम कहते हैं, ये असल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये समझ लें कि ये इसका एक लिटरेरी मीनिंग बन जाता है। वैसे मेजरमेंट और 3 वगैरह तो आप फेमिलियर हैं। असल जो मेन रोल है वो एंगल्स का है कि एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो किस तरह करनी है और फिर एंगल होता क्या है, इसकी जो बेस है वो क्या है। तो पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ एंगल को। एंगल बेसिकली क्या है, आपके पास 2 रेज अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हों, जिनका 2 रेज हों और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम जैसे मैं कहता हूँ ओ ए एक रे और एक ओ बी है, तो 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये यहाँ पे एक एंगल बनाएंगी। तो इसका मतलब है जब भी 2 रेज आपके पास एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो जो उनका यूनियन होगा वो वहाँ पे एंगल बना रहा होगा। तो मैं लिखता हूँ यूनियन ऑफ 2 रेज with common starting point form an angle। ये आ गया आपके पास एंगल। एंगल को हमने डिफाइन कर लिया है। फिर फर्दर मोर ये देखें कि अगर ये एंगल आपने बनाया तो इसकी मेजरमेंट 2 तरह से की जाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और अगर हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं लेट से एंटी क्लॉकवाइज बनाता हूँ, यानी ओ ए से ओ बी की तरफ बनाता हूँ, तो जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है इसको इसकी इनिशियल रे कहते हैं। इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी कहते हैं इसको हम। और जहाँ एंगल ख़त्म होता है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड होता है, ये जो रे है ये इसकी टर्मिनल रे कहलाती है या इसकी टर्मिनल साइड कहलाती है। तो टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड, इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी इसको कह सकते हैं। ये होगी 2 चीज़ें इसके हवाले से। फिर एंगल्स को यूजुअली नोट किया जाता है अल्फ़ा से, बीटा से, गैमा से, डेल्टा से, थीटा वगैरह, फाई, ये सारे एंगल्स के लिए जो है वो सिंबल्स यूज़ होते हैं। फर्दर मोर ये है कि जब एंगल की आपने बात कर ली कि एंगल क्या होता है, तो फिर अगली बात है जो असल हमारा टारगेट है वो है एंगल की मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसके कुछ यूनिट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप लेंथ मेजर करें तो आपके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें से आप मीटर को स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं। इसी तरह सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर, मतलब आप ये कह लें कि बहुत सारे यूनिट्स उसके मज़ीद बन जाते हैं। तो जब भी और अगर आपने किसी का वेट मेजर करना हो तो उसके लिए आपके पास किलोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, सिर्फ ग्राम भी है। तो इसी तरह एंगल मेजर करने के जो हैं वो भी आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं टोटल, जिनमें से आपके कोर्स में सिर्फ 2 डिस्कस होंगे। वो 3 यूनिट्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट। डिग्री और रेडियन आपके कोर्स में है, जबकि ग्रेडियंट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम ग्रेडियंट का भी आइडिया लेंगे ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बात यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ एंगल, कि एंगल को किस किस यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूनिट है ये है हमारे पास डिग्री यूनिट। एंगल की जो डिग्री मेजरमेंट है वो देखनी है कि किस तरह मेजर होता है। तो डिग्री बेसिकली क्या है, आप अगर किसी भी सर्कल को
किसी भी सर्कल को अगर आप डिवाइड करें 360 इक्वल पार्ट्स में, ये एक सर्कल है हमारा, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, 1 2 3 इस तरह डिवाइड करते जाएं 360 इक्वल पार्ट्स में। और आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट आर्क कहलाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करें। तो फिर हर आर्क जितना एंगल सर्कल के सेंटर पे बनाएगी, जैसे ये सेंटर है सर्कल का और ये आर्क है जो एंगल बना रही है, यानी ये आर्क है आपके पास, तो आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाती है ये कहलाता है 1 डिग्री। तो अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कंप्लीट जो सर्कल होगा उसमें टोटल 360 डिग्रीज होंगे आपके पास। तो ये हमारे पास यहाँ से एक बात पता लगती है, इस बात को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो हम ये लिखेंगे, मैं बल्कि बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लें ताकि यहाँ हमारा टाइम वेस्ट कम से कम हो। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लें, इफ़ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, then angle subtended by each arc at the center of circle is called 1 degree। अब इसको सिंपल वर्डिंग में क्या कहा हमने कि अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स यानी आर्क्स में डिवाइड करें तो हर आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि टोटल जो है एक सर्कल के अंदर अगर हम एंगल देखें तो ये बनते हैं 360 डिग्री। के लिए ये सुपरस्क्रिप्ट में ये 0 की तरह का साइन है, ये डिग्री को शो करता है। अच्छा, अब अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है तो फिर जिस तरह हर यूनिट के सब यूनिट्स भी होते हैं, इसी तरह डिग्री के भी सब यूनिट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेट का एक सबसेट होता है, इसी तरह अगर आप देखें सबसे बड़ा अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो किलोमीटर अगर एक यूनिट है तो इसके बाद अगर किलोमीटर पूरा नहीं हो रहा, हाफ किलोमीटर है, तो फिर हमें मीटर का सहारा लेना पड़ता है। तो किलोमीटर के जो सब यूनिट होंगे वो कौन से होंगे? मीटर। मीटर से नीचे आए तो डेसीमीटर, फिर उसी तरह सेंटीमीटर, फिर इसी तरह मिलीमीटर। तो जितना ही नीचे आते जाते हैं ये कहलाते हैं इसके सब यूनिट्स। इसी तरह से डिग्री भी सम टाइम हमें पूरी नहीं मिलती, हो सकता है सम टाइम हाफ डिग्री आ जाए, हो सकता है डिग्री का 10th पार्ट आ जाए, उसका 60th पार्ट आ जाए, उसका 50th पार्ट आ जाए। तो डिग्री के जो सब यूनिट्स होते हैं अगर वो हम लिखना शुरू करें तो आप यूँ लिख सकते हैं कि जैसे 1 डिग्री है तो इसको अगर हम सब यूनिट्स में लिखें तो ये 60 मिनट्स के बराबर होती है। और इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, एक प्राइम जो है। फिर इसी तरह ये जो प्राइम है ये मिनट को शो करता है, तो एक जो मिनट हुआ करेगा वो आपका 60 सेकेंड्स का हुआ करेगा। और जो सेकेंड्स हैं उसके लिए डबल प्राइम यूज़ कर लेते हैं हम। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो जो 1 डिग्री है अगर डायरेक्ट इसको देखा जाए तो 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकेंड्स होंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिग्री की फर्दर कैटेगराइजेशन, जिसको हम कहते हैं डिग्री, मिनट और आखिर में आ जाएगा आपके पास सेकंड। अच्छा, अब ये क्या, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलना है वो देख लेते हैं। अब लेट से बाज़ दफ़ा मेरे पास कोई एंगल लिखा है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 34.5 डिग्री लिखा हुआ है। अब 34.5 डिग्री का मतलब है कि 34 डिग्री पूरे हैं और 0.5 का मतलब है कि हाफ डिग्री लिखा हुआ है। एक कंप्लीट डिग्री 60 मिनट का होता है, तो हाफ डिग्री कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स का। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 34 डिग्री कंप्लीट है और साथ हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स हैं। डिग्री का बिहेवियर आवर्स की तरह, इस तरह क्लॉक में आवर्स होते हैं, 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, सिमिलरली 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट्स। अब ये जो लिखा है मैंने कि 34.5 प्योरली डिग्री में लिखा हुआ है, जबकि ये डिग्री भी है और मिनट भी। अब यहाँ सेकंड्स कोई नहीं है तो हम सेकंड्स की जगह 0 लिख देते हैं। हम कहते हैं कि 34 डिग्री 30 मिनट्स 0 सेकेंड्स। तो इस फॉर्म को जो लेफ्ट पे लिखी हुई है इसे हम कहते हैं ये इसकी डिग्री फॉर्म है, डिग्री मेजरमेंट, या इसको कहते हैं ये इसकी डेसिमल मेजरमेंट है। डेसिमल का जो वर्ड है ये यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ये 10 पे बेस करने वाला सिस्टम लिखा हुआ है हमने, क्योंकि 0.5 अगर हम हाफ को कह रहे हैं तो उसका मतलब फुल इसका 10 होगा। तो 10 पे बेस करने वाले सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारी यूजुअल रियल लाइफ की कैलकुलेशन हो रही होती है। इसी तरह जो सिस्टम 2 पे बेस करता है उसको हम बाइनरी कह रहे होते हैं, जो 100 पे बेस करता है उसको हम सेंटेसिमल कह रहे होते हैं। अब इधर अगर आए देखें, इधर आपके पास
आप देखें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो इसको हम कहते हैं, ये इसकी DMS फॉर्म है, डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म। और इसका दूसरा नाम होता है सेक्साडेसिमल फॉर्म। अब सेक्साडेसिमल ये जो वर्ड है, ये हम देखना चाह रहे हैं कि ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसकी रीज़न क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि डेसिमल का मतलब होता है, डेसी बेसिकली डिकेड से निकला है, और जिस तरह डेकागान होती है जिसकी 10 साइड्स हों, 10 साइड्स, तो डेकागान की 10 साइड्स होती हैं, पेंटागान की 5 साइड होती हैं। इसी तरह से अगर आप देखें हेक्सागान की 6 साइड्स होती हैं। तो अगर डेकागान की 10 साइड्स हैं तो 10 पे बेस करने सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें, इसको हम सेक्साडेसिमल क्यों कह रहे हैं, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जिस डायग्राम की 6 साइड्स हों उसको कहा जाता है हेक्सागॉन, और जिसकी 60 साइड्स हों, जाहिर बात है पॉलीगॉन होती है, उसकी मैनी साइड्स हो सकती हैं, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 60। तो जिसकी 60 साइड्स हुआ करेंगी उसको कहते हैं सेक्सागॉन। अगर उसको सेक्सागॉन कहते हैं तो फिर इसका मतलब जो सिस्टम 60 पे बेस करता है उसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये वजह होती है इसको सेक्साडेसिमल कहने की, क्योंकि सेक्सा मीन 60। तो सेक्सागॉन अगर 60 साइड्स वाली होती है तो सेक्साडेसिमल सिस्टम वो जो 60 पे बेस करता है। अब 60 पे क्यों बेस करता है वो यहाँ से नज़र आ रहा है भाई, कि जब 60 मिनट पूरे होते हैं तो 1 डिग्री बन जाता है, जब 60 सेकंड पूरे होते हैं तो 1 मिनट बन जाता है। तो इसका मतलब है 60 कंप्लीट होने के बाद वो अपने कंप्लीट जो उसका नंबर है उसको वो अप्रोच करता है, तो उसके बाद हम उसको नेक्स्ट नंबर पे ले जाते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे ले जाते हैं उसको। तो इसलिए कोई आपसे अगर पूछ ले कि इसको ये क्यों कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम बेस्ड ऑन 60 इज़ कॉल्ड सेक्साडेसिमल, सिस्टम बेस्ड ऑन 10 इज़ कॉल्ड डेसिमल, सिस्टम बेस्ड ऑन 100 चूँकि एक सेंट होता है जिसको हम सेंचुरी कहते हैं 100 के लिए, तो जो 100 पे बेस करता है उसको सेंटेसिमल कहते हैं, जो 100 पे बेस करे। तो ये कुछ इसमें यूनिट के हवाले से बातें होगी। अब हम चलते हैं आगे, ये तो था पहला यूनिट। अब हम लिखेंगे इसके बाद दूसरा जिसे हम रेडियन जिसको हम डिग्री तो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम रेडियन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो ग्रेडियंट है, वो मैंने कहा वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप रेडियन की तरफ चलते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम आते हैं रेडियन के ऊपर, ये दूसरा यूनिट है हमारा, और रेडियन को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बोल दूंगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। रेडियन बेसिकली क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक सर्कल है, एंगल का चूँकि लिंक होता ही सर्कल के साथ है, ये अगर एक सर्कल है और आप इसमें बनाना चाह रहे हैं रेडियन मेजरमेंट के साथ एंगल, तो आप याद रखें कि अगर कोई भी ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनाए, आर्क जिस तरह हमने यहाँ कहा था ना, इसमें देखें इधर भी 1 डिग्री एक आर्क ने बनाया था। उस आर्क के ख़ास बात क्या थी कि वो आर्क सर्कल के सरकमफ्रेंस का 160th पार्ट थी, यानी 360 में से एक पार्ट हमने आर्क का लिया था, और उसका जो सबटेंडेड एंगल था वो था 1 डिग्री। इसी तरह यहाँ भी एंगल जो 1 रेडियन है वो भी एक आर्क ही बनाएगी, लेकिन हम कहते हैं कि लेट से ये आर्क है ए से बी। अब इस आर्क की प्रॉपर्टी क्या होगी, जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 360th पार्ट है, इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये वो आर्क होगी जिसकी लेंथ जो है, अगर हम इसको L से डिनोट करें, आर्क लेंथ को L से डिनोट करें, तो इसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। तो जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो उसका जो सबटेंडेड एंगल होता है इसे हम कहते हैं ये एंगल 1 रेडियन है। अब मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं अपने पास। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, angle subtended by an arc at the center of a circle whose length is equal to radius of circle is called 1 radian is called 1 radian। यानी उस आर्क से बनने वाला एंगल सर्कल के सेंटर पे जिस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ टोटल 360 डिग्रीज थे, यहाँ आप देखें तो यहाँ टोटल 2 पाई रेडियन होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल एंगल इन अ सर्कल इन रेडियन मेजरमेंट अगर देखा जाए तो टोटल एंगल जो बनता है हमारे पास एक सर्कल के अंदर वो बनता है 2 पाई रेडियन। अब रेडियन मेजरमेंट यूनिट लेस मेजरमेंट होती है। यूनिट लेस उसको कहते हैं जिसके साथ यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं होता और उसके सब यूनिट्स भी नहीं होते। जैसे ये देखें आप, डिग्री के सब यूनिट्स हैं ना, डिग्री, मिनट, सेकेंड्स,
लेकिन रेडियन मैयर का कोई सब यूनिट नहीं है, इसलिए इसको यूनिट लेस मैयर कहते हैं। और अगर हम ये रेडियन RAD साथ ना भी लिखें रेडियन के लिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं लिखा हुआ आता है कि एक एंगल है जो 10 डिग्री है तो आपको पता लग रहा है कि ऊपर डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी और थीटा इज इक्वल टू 10 लिखा है, इसका मतलब है ये 10 जो है ये असल में 10 रेडियन है। तो रेडियन मेजरमेंट यूनिट लेस है, इसके साथ यूनिट लिखना भी ज़रूरी नहीं होता और इसके सब यूनिट्स भी नहीं होते। तो 2 पाई रेडियन अगर सर्कल में होते हैं तो यहाँ हमने कहा था कि 360 डिग्री है, यहाँ हम कह रहे हैं 2 पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड पे अगर हम बात करते हैं तो 2 पाई रेडियन और एक तरफ हम कहते हैं 360 डिग्री। सर्कल का टोटल एंगल अगर रेडियन में देखें तो 2 पाई और डिग्री में देखें तो 360। इसी में अगर हम 2 यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो इसका मतलब पाई किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन जो है वो इक्वल होगा 360 डिग्री। अब पाई के बारे में आप जानते हैं कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना ले रहे होते हैं हम, 3.14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.14 रेडियंस जो होते हैं ये तकरीबन 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो पाई को हम चूँकि यूज़ करते हैं यूजुअली, तो पाई याद रखें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, तो पाई बाई 2 रेडियन क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। इसी तरह 3 पे डिवाइड करें 60, 4 पे डिवाइड करें 45, 6 पे डिवाइड करें तो आपको 30 डिग्री बन जाएगा और एंड सो ऑन। तो ये था हमारे पास रेडियन का सेट। जिस तरह डिग्री मेजरमेंट के भी 2 नाम थे, डिग्री और डेसिमल, और इसके भी 2 नाम थे, DMS या सेक्साडेसिमल। इसी तरह से आपके पास रेडियन के भी 2 नाम हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेडियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नोट बना के, जो कि आपके MCQs वगैरह में आ सकती है। ये बात वो ये है कि रेडियन मेजरमेंट is also called circular measurement। रेडियन मेजरमेंट को हम सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि फाइंड सर्कुलर मैयर, तो इसका मतलब ये होगा वो आपसे रेडियन पूछ रहे हैं। तो ये एक इसके बारे में याद रखना है कि रेडियन मेजरमेंट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मेजरमेंट। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि ये यूनिट लेस मैयर होता है, इसके यूनिट नहीं होते, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। अब एक बात और लिख लें कि ये रेडियन मेजरमेंट जो होती है ये रियल मेजरमेंट होती है। तो मैं अब लिख लेता हूँ रेडियन मेजरमेंट इज, ये इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, इज रियल मेजरमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल की कौन सी मेजरमेंट रियल मेजरमेंट होती है या रियल नंबर होता है, तो आप कहेंगे कि जो रेडियन मेजर है वो रियल नंबर होता है। डिग्री मेजरमेंट रियल नंबर नहीं होती। इसीलिए आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहाँ भी एंगल को रियलिटी में कैलकुलेशन में देखा होगा वहाँ हमेशा एंगल आपने रेडियन में रखा होगा, क्योंकि रेडियन रियल मेजरमेंट होती है, डिग्री रियल मेजरमेंट नहीं होती। चलें, ये तो हो गया इसका आइडिया। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको ग्रेडियंट का दे देता हूँ। ग्रेडियंट का आइडिया से दे रहा हूँ कि दो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट तीनों का पता हो। आप लोगों ने जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आप लोग, तो आप देखते होंगे जब आप उसमें मोड प्रेस करते हैं एंगल के लिए तो 3 चीज़ें लिखी आती हैं आपके सामने। एक लिखा आता है DEG, एक लिखा हुआ आता है RAD, एक लिखा हुआ आता है GRA। तो ये तीनों क्या है बेसिकली? ये जो पहले वाला है, जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब डिग्री, इसका मतलब है रेडियन, इसका मतलब ग्रेडियंट होता है। डिग्री आप पढ़ चुके हैं, रेडियन आप पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट थोड़ा सुन लें। ग्रेडियंट जो है बेसिकली ये बेस करता है 100 के ऊपर, इसीलिए इस ग्रेडियंट को हम कहते हैं ये सेंटेसिमल मेजरमेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें जिस तरह 1 डिग्री को इस तरह डिनोट करते हैं ऊपर 0 लगा के, 0 की तरह का साइन, जो ग्रेडियंट है इसके लिए 1 ग्रेडियंट के ऊपर यूँ G लिखा जाता है। इसका मतलब 1 ग्रेडियंट, ये सुपरस्क्रिप्ट में पावर में G लिखा हुआ है, और चूंकि 100 पे बेस करता है तो ये एक ग्रेडियंट जो है वो 100 मिनट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस होता है कि चूंकि ये 100 मिनट के बराबर है, यानी ये 100 पे बेस करता है, इसलिए इसको सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन 2 बातें मैं फिर रिपीट कर दूं। ग्रेडियंट मेजरमेंट सेंटेसिमल मेजरमेंट होती है,
इसका जो जिस तरह 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, इस तरह इसका एक जो ग्रेडियंट है वो 100 मिनट के बराबर होता है। और आगे फिर अगर देखें तो फिर इसका जो 1 मिनट होगा वो फिर 100 सेकंड के बराबर होगा। इस तरह ही आगे कंटिन्यूटी में चलेगी बात, लेकिन हम सिर्फ इतना ही याद रख लें कि 1 डिग्री 100 मिनट के बराबर है, तो ये हमारे लिए सफिशेंट होगा। अच्छा जी, एंगल्स को हमने यूनिट तो पढ़ लिए, अब हम आते हैं एंगल की कुछ टाइप्स पे, जो कि हमें यहाँ MCQs के लिए ख़ास तौर पे पढ़नी पड़ती हैं। आल्दो कि एक्सरसाइज में कम यूज़ होता है इनका, लेकिन MCQs के लिए एंगल्स की टाइप्स बड़ा ज़रूरी है पढ़ना और कंसेप्ट एंगल के सही तरह समझने के लिए। पहली हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि कोई भी एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में किस वक्त होगा। तो इसके बारे में याद रखें, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करता हूँ, फिर आपको बोल दूँगा, आप इसको बेशक लिख भी लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि ये अगर XY प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, और ये है पॉजिटिव X एक्सिस की साइड, और ये आपके पास लेट से Y एक्सिस है। तो कोई भी एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त होता है जब उसकी इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव X एक्सिस हो और उसकी टर्मिनल साइड जहाँ मर्जी हो सिर्फ उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो। तो मैं ये बात बोल के एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन if its initial side is along positive X axis and its vertex is at the origin। किसी एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और उसकी इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव X एक्सिस हो, तो हम कहते हैं वो एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। मैं एक दो एंगल बना के दिखाता हूँ आपको। लेट से हम कहते हैं ये एक एंगल हमने बनाना है, OP एक रे है और एक OX पॉजिटिव है। आप देखिए ये मैंने जो एंगल यहाँ बनाना है, लेट से ये वाला, इस एंगल की खास बात क्या है कि इसको अगर हम थीटा कहते हैं तो इसकी इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव X एक्सिस और इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। अब हम कह सकते हैं ये एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। आप अगर यहाँ बनाना चाहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट करें ताकि ये इसकी बन जाए इनिशियल साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बना लें, ये एंगल भी अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, क्योंकि इसका स्टार्ट भी पॉजिटिव X एक्सिस से हो रहा है और इसका वर्टेक्स भी कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। सिमिलरली अगर मैं एक एंगल बनाता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में और इसको क्लॉकवाइज लेता हूँ यूँ, अभी भी इस एंगल का स्टार्ट पॉजिटिव X एक्सिस से है और अभी भी इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम कह लेते हैं लेट से ये माइनस थीटा है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर रहे हैं कि एंगल जिस मर्जी क्वाड्रेंट में हो, सिर्फ अगर उसमें दो बातें हैं कि उसका स्टार्ट पॉजिटिव X एक्सिस से हो रहा है और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो वो एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये थी डेफिनेशन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स इनिशियल साइड इज अलॉन्ग पॉजिटिव X एक्सिस एंड इट्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारे पास जो है ये है हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स की, को टर्मिनल एंगल्स, जिसको असल में जनरल एंगल भी कहा जाता है, जनरल एंगल। ये जनरली एंगल जो है वो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। को टर्मिनल का मतलब, को का मतलब ये समझ लें कि एक जैसे, और टर्मिनल्स का मतलब जिनकी टर्मिनल साइड सेम हो। अब आप देखिए होना क्या है, इसमें ये होगा कि हर वो दो एंगल्स जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हों और उनकी टर्मिनल साइड सेम हो, तो हम ये कहते हैं कि वो को टर्मिनल हैं। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, आप अपने पास लिख लें, फिर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लें। ऑल द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ऑल द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स इफ दे हैव सेम टर्मिनल साइड्स। वो सारे एंगल्स जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हों वो आपस में को टर्मिनल उस वक्त होंगे जब उनकी टर्मिनल साइड सेम होगी। तो जो जो एंगल आपको नज़र आए जिसकी टर्मिनल साइड सेम हो स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के बाद, तो हम कहेंगे वो आपस में को टर्मिनल है। इसको मैं यूँ डिफाइन करता हूँ, बल्कि यहाँ जो डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, देखें।
ये हम कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन है और यहाँ हम कहते हैं ओरिजिन है। ये आ गई आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड। अब एक एंगल मैं यहाँ बनाता हूँ, ये ओ पी आ गई इसकी टर्मिनल साइड, और एंगल लेट से मैंने बना लिया 30 डिग्री। अभी देखें 30 डिग्री जो है इसकी इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसकी टर्मिनल साइड जो अलॉन्ग ओपी है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो ये किस पोजीशन में आ गया? स्टैंडर्ड में। हम देखना चाह रहे हैं कि इसके साथ कौन सा एंगल को टर्मिनल होगा, यानी किस एंगल के साथ इसकी टर्मिनल साइड सेम होगी। तो हम ये करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात और पूरा एक राउंड लेके फिर दोबारा यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये राउंड लेके पूरा फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी जो एंगल बन रहा है अगर ये सिर्फ राउंड होता कंप्लीट तो ये 360 होता, लेकिन उस राउंड के कंप्लीट होने के बाद फिर जितना 30 डिग्री है इतना उसमें एडिशन हुआ है। तो जो नया एंगल मैंने बनाया है, ये एंगल बना है हमारे पास, पहले था पहले था 30, अब उसमें कितना ऐड हो गया? 360 और ऐड हो गया, तो ये बन गया आपके पास 390 डिग्री। तो 390 और 30 दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि दोनों का स्टार्ट कहाँ से हुआ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और दोनों की टर्मिनल साइड सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री और 390 डिग्री बोथ आर को टर्मिनल। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर को टर्मिनल। अच्छा चलें, ये तो एक एग्जांपल थी। अब थोड़ा सा इसको और विजन बढ़ाते हैं। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन करूं इस तरह कि मैं ये राउंड लेके यहाँ स्टॉप ना करूं, जैसे ये देखें, ये हम कहते हैं वही एक्स वाई प्लेन दोबारा बना लें, और अब की बार हम ये करते हैं कि ये आ गई आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड। यहाँ से आपने पहले कहा था कि इधर जो एंगल बना हुआ था ये था 30 डिग्री। अब हम एक राउंड लेके यहाँ स्टॉप नहीं करते, एक और राउंड लेके यहाँ आ जाते हैं। तो अब कितना एंगल बनेगा? देखें, पहले ये 30 था, फिर 360 के दो इसमें राउंड ऐड हुए हैं, यानी 360 के दो मल्टीपल ऐड हुए हैं। तो 360 प्लस 360 कितना हो गया? 720, और प्लस जो 30 है वो करें तो ये बनता है 750। तो जो नया एंगल आया वो आया आपके पास 750। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री इज आल्सो को टर्मिनल विद 750 डिग्री। अब यहां से कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि एक एंगल के साथ बहुत सारे एंगल को टर्मिनल हो सकते हैं। जितनी बार इसमें आप कंप्लीट राउंड ऐड करते जाएंगे 360 का, हर बार जो नया एंगल आएगा वो पिछले वाले एंगल के साथ को टर्मिनल होगा। चलें, ये तो हमने राउंड ऐड किए थे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। अब हम कुछ क्लॉकवाइज भी राउंड ऐड करके देखते हैं। ये देखें, उसी तरह एक्स वाई प्लेन आपने बना लिया, और अब हम देखते हैं कि इसमें अगर हम बजाय इसके, ये आ गई आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन, वही एंगल यहाँ कितना रखा हुआ था हमने, लेट से हमने रखा हुआ था वही 30 डिग्री। अब मैं बजाय एंटी क्लॉकवाइज आने के अगर मैं क्लॉकवाइज आऊँ, क्लॉकवाइज में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ चला जाऊँ, तो यहाँ से स्टार्ट करने की वजह से ये एंगल आ गया अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में। और अगर ये बनेगा कितना? अगर ये होता कंप्लीट राउंड तो ये होता 360, लेकिन कितना मिसिंग है? 30 डिग्री मिसिंग है, उसमें नहीं आया। तो 360 में से 30 निकाल दिया जाए तो बाकी बचता है आपके पास 330। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो होगी 330, लेकिन चूंकि ये मेजरमेंट क्लॉकवाइज है तो ये होगा नेगेटिव। तो अब आप ये देखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को एक फिक्स कर दें हम। एंटी क्लॉकवाइज करें तब भी को टर्मिनल बन सकता है, और क्लॉकवाइज करें तब भी बन सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर कि 30 डिग्री is also co-terminal with क्या बनेगा आपके पास? -330। अब जरा इसको जनरलाइज कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। ये देखें, कंक्लूजन हमारा ये ड्रा होता है, यानी इसको अब हम नोट बना के लिख लेते हैं। देखें,
हमने अगर 360 में 30 डिग्री में अगर 360 ऐड किया एक राउंड, जिस तरह ये किया था हमने, तो हमारा आंसर कितना बना था 390। और 390 जो था वो जो प्रीवियस एंगल था 30 डिग्री, इसके साथ क्या था, ये को टर्मिनल था। फिर हमने उसमें 2 राउंड ऐड किए, वो तब भी को टर्मिनल था। इसका मतलब किसी भी एंगल में 360 या 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड किया जाए तो जो नया एंगल आता है वो प्रीवियस एंगल के साथ को टर्मिनल होता है। एक तो ये बात होगी। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ आपके पास अगर हम क्लॉकवाइज भी करें तब भी हमारा आंसर को टर्मिनल बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री में से जिस तरह 360 ऐड किया, अगर हम 360 माइनस करें तो आंसर क्या आता है -330, जो कि ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अभी भी आपने देखा था कि 30 डिग्री -330 के साथ भी को टर्मिनल था। तो यहाँ से ये कंक्लूड कर रहे हैं बात हम कि अभी भी -330 के साथ क्या है, को टर्मिनल है। तो इन दोनों बातों को ऑब्जर्व करें। तो किसी भी एंगल में 360 ऐड करने से या 360 माइनस करने से जो एंगल बनता है वो प्रीवियस के साथ क्या होता है, को टर्मिनल। और इसी तरह ये एक मल्टीपल भी ऐड स्प्लिट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी। तो +-1 मल्टीपल, +-2, +-3, +-4, यानी +-1 2 3 का मतलब है इंटीजर। कोई भी इंटीजर मल्टीपल अगर 360 का किसी एंगल में ऐड किया जाए तो हमेशा जो नया एंगल आता है वो प्रीवियस के साथ को टर्मिनल होता है। अब आप ये बात जनरलाइज करने के काबिल हो गए, तो मैं जनरलाइज करके लिखता हूँ ये बात। देखें, पहली बात, अगर हम डिग्री में लिखें तो हम यूँ कहेंगे कि कोई भी एंगल थीटा हो, इसमें आप प्लस करें किसका मल्टीपल, 360 का कोई भी मल्टीपल, k टाइम्स 360। तो ये हमेशा क्या होगा, ये को टर्मिनल होगा, इज को टर्मिनल विद थीटा। यानी जो पहला होगा, जिसमें यहाँ थीटा 30 था तो 360 का एक मल्टीपल था। k का मतलब है 1 2 3, जो भी मर्जी पुट करें, -1 -2 -3, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर रेडियन में देखें तो हम यूँ कहेंगे थीटा प्लस 360 का क्या आ जाएगा, 2 पाई। चूँकि 360 बराबर किसके होता है, 2 पाई के, तो 2 पाई के साथ k लिखें तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 2k पाई इज को टर्मिनल विद थीटा। इसको हम कहते हैं ये जनरल एंगल है, जिसको हमने यहाँ लिखा था ना जनरल एंगल। तो जनरल एंगल क्या कहता है कि थीटा और थीटा प्लस 2k पाई हमेशा क्या होते हैं, को टर्मिनल। इन दोनों के अंदर जो k हमने लिखा है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, z से बिलोंग करेगा, +-1 +-2 +-3। यहाँ जब 360 लिखेंगे तो डिग्री में आएगा, इसी की जगह 2 पाई लिखते हैं तो ये बन जाएगा 2k पाई। अब हम ज़रा इस बात को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। और आप लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि आपके MCQs में कैसी ये चीज़ें आएंगी। तो एंटी टेस्ट में MCQs में इनके आने के चांस इस तरह से होता है। पहली तो बात है कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये इस तरह आ सकती हैं कि आपके पास वो आपसे कह दें कि एक एंगल जिसकी इनिशियल साइड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो उस एंगल को क्या कहा जाता है। आगे ऑप्शंस बने और डिफरेंट किस्म के, क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, स्टैंडर्ड पोजीशन में, एलाइड एंगल, को टर्मिनल एंगल, कोई भी नाम, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। आपने टिक करना है कि जो एंगल इस तरह का होगा उसे हम कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। दूसरी बात, फिर ये डेफिनेशन लिखिए आप, यूँ आ जाए कि एंगल्स हुज इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड्स आर सेम, या यूँ कहा जाए कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन हैविंग सेम टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड। आगे ऑप्शन बने हों को टर्मिनल एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स, एलाइड एंगल्स, तो आप क्या टिक करेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। तो डेफिनेशंस के थ्रू भी MCQs बन सकते हैं, या ये हो सकता है कि जो हमने ये बातें सीखी हैं इस तरह डायग्राम्स 4 बनी आ जाएं और चारों डायग्राम में डिफरेंट एंगल और आपने सेलेक्ट करना हो कि कौन सा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इस तरह इस तरह की 4 डायग्राम आ जाएं और वो आपसे पूछ लें कि 30 और 390 का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, को टर्मिनल है। फिर आखिरी बात याद रखिए कि आपके सामने इस तरह के MCQs पेयर में आ सकते हैं, 4 पेयर बने हों, 4 ऑप्शंस हों और आपने टिक करना हो कि कौन सा पेयर ऑफ एंगल पेयर ऑफ को टर्मिनल एंगल्स है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी क्या लॉजिक होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ यहाँ पे, एक MCQ बनाते हैं यहाँ से। Which of the following pair of angles, which of the following
pair of angles is the pair of co-terminal angles। कौन सा पेयर आपने बताना है कि पेयर ऑफ को-टर्मिनल एंगल है। अब देखें, पहला ऑप्शन लिखता हूं मैं आपके सामने। ऑप्शन ए लिख रहा हूं मैं 30 डिग्री कॉमा 390 डिग्री। दूसरा ऑप्शन में लिखता हूं 30 डिग्री और 750 डिग्री। तीसरा ऑप्शन में लिखता हूं 30 डिग्री और -330 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन में लिखता हूं आप लोगों के सामने ऑल ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं अभी हमने पढ़ा है कि 30 390 के साथ भी को-टर्मिनल है, 750 के साथ भी है और -330 के साथ भी है। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो हम एक टिक करते, लेकिन ये सारी आपस में ऐसे पेयर हैं कि जो पेयर ऑफ को-टर्मिनल एंगल्स को हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन आ गई। आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ भी हमें इसकी सपोर्ट मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है साइन ऑफ 750 डिग्री और मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है और मुझे वैल्यूज़ भी सिर्फ 30, 45, 60 और 90 जो यूजुअली आपको याद होती हैं, अगर मुझे इतनी याद है तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि 750 जो है 750 इज़ को-टर्मिनल विद 30। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे इसका टेबल नहीं पता तो मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये अगर 30 के साथ को-टर्मिनल है तो जो इसका आंसर होगा वही 30 का आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। छोटी सी मैंने एग्जांपल दी कि इस तरह भी एलाइड एंगल्स की जो बड़े बड़े एंगल्स हैं वो अगर आप ये जान लें कि वो किसके साथ को-टर्मिनल तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब आगे चलते हैं, एक दो डेफिनेशन एंगल्स की और पढ़ते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है तीसरी डेफिनेशन जो टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स के जो वर्ड है वो क्वाड्रेंट के साथ लिंक है। बड़ी सिंपल वर्डिंग में हम यूँ कहते हैं कि ऐसे एंगल्स जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हों और उनकी टर्मिनल साइड फॉल करे किसी एक्सिस के ऊपर, या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई के अलॉन्ग हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम ये कहते हैं कि वो क्वाड्रेंटल एंगल्स है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं एंगल यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ और यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। तो इस एंगल की इनिशियल साइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो ये किस पोजीशन में आ गया स्टैंडर्ड में। अब इसकी टर्मिनल साइड देखें तो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो वो एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और उसकी टर्मिनल साइड किसी एक्सिस के अलॉन्ग हो जाए, एक्स एक्सिस या वाई के अलॉन्ग, तो हम ये कहते हैं कि वो क्वाड्रेंटल एंगल है। तो अभी आप जानते हैं कितना एंगल है ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में हो तो वो क्या होता है क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ स्टॉप करूँ जाके, अभी भी इसका स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो रहा है तो ये आ गया, और वर्टेक्स ओरिजिन पे तो ये आ गया स्टैंडर्ड पोजीशन में, लेकिन इसकी टर्मिनल साइड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो टर्मिनल साइड हम कह रहे हैं कि किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर टर्मिनल साइड इसकी एक्सिस के अलॉन्ग आ जाती है नेगेटिव या पॉजिटिव तो फिर भी ये कौन सा एंगल होगा क्वाड्रेंटल। तो अब इसे हम कहेंगे ये कौन सा है 180। इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ स्टॉप करें तो ये कितना होगा 270, और कंप्लीट राउंड ले गए तो कितना होगा 360। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है बात। तो डिफाइन हम यूँ करेंगे, लिखें आप अपने पास, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। एंगल इन standard position is called quadrantal angle if its terminal side is along x axis और y axis, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट कैटेगरी बच गई है वो है एलाइड एंगल्स की। एलाइड एंगल्स जो होते हैं ये वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री के साथ किसी न किसी तरह एसोसिएट करते हैं। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो लिखें, एलाइड एंगल्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लिख लें अपने पास कि एंगल्स एसोसिएटेड विद राइट एंगल
or any multiple of right angle, angles associated with a right angle or any multiple of right angle are called allied angles, are called allied angles. अब देखें हम क्या कह रहे हैं कि एंगल्स एसोसिएटेड विद राइट एंगल और एनी मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल हम किसे कह रहे होते हैं आमतौर पे 90 डिग्री को, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री और उसके मल्टीपल क्या होंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, या इससे आगे भी कोई मल्टीपल आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ, देखें अगर एक एंगल थीटा है तो इसके साथ एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, थीटा में आप प्लस करें 90 डिग्री या माइनस करें 90 डिग्री, फिर थीटा में आप प्लस करें या माइनस करें 180 डिग्री, थीटा में आप प्लस करें या माइनस करें 270 डिग्री। तो ये जो एंगल सारे हैं, सारे के सारे हैं, ये हैं आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स, इन्हें हम कहते हैं ये एलाइड एंगल्स हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपस में एसोसिएट करते हैं। एंगल्स एसोसिएटेड विद राइट एंगल और एनी मल्टीपल ऑफ राइट एंगल आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। यहाँ जो एंगल्स की टाइप्स थी उनका काम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कौन सा काम करना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आगे चलें तो दो रिज़ल्ट्स सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं, जो कि 9.1 से पहले पहले जो हमारा काम है उसको फिर कंप्लीट कर देंगे। वो उसमें दो फार्मूलाज हैं बेसिकली। एक फार्मूला आपके पास होता है आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का, फार्मूला टू फाइंड आर्क लेंथ। और ये देखें अगर ये एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई आर्क आपके पास है, लेट्स से ये एक आर्क है ए से लेकर बी तक, तो इस आर्क की जो लेंथ होगी अगर हम उसको एल से डिनोट कर दें तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला डिपेंड करता है उसके सेंट्रल एंगल और सर्कल के रेडियस के ऊपर। तो मुझे अगर आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, आर्क लेंथ अगर मैं इसको एल से डिनोट करूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोग, ए बी लिख के इसके ऊपर यूं आर्क का साइन होता है। अगर स्ट्रेट साइन डालेंगे, बार डालेंगे तो उसका मतलब होगा कॉर्ड। तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, L इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी एल के बराबर रखें, तो फार्मूला होता है इसका R इंटू थीटा। तो ये सिंपल सा रिजल्ट याद रखें आप कि L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, L, R और थीटा। तीनों में से कोई सी दो आपको बताऊं तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है क्योंकि ये लेंथ रियल नंबर होता है, क्वांटिकल क्वांटिटी होती है, तो इसमें थीटा हमेशा जो है रेडियन मेजर में लिखना है आप लोगों ने। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए थीटा मस्ट है किस में हो, रेडियन मेजरमेंट में। दूसरा फार्मूला हमारे पास सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने का है। तो सेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि सेक्टर बेसिकली क्या होता है, सर्कल के, जिस तरह हम कहते हैं ना आर्क क्या होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट, तो सेक्टर होता है सर्कल के एरिया का पार्ट। लेकिन वो कौन सा एरिया का पार्ट होता है, एनी पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, यानी एक तरफ से उसको आर्क बाउंड करे और जो करस्पॉन्डिंग रेडियस हैं दोनों वो बाउंड करें। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि सेक्टर इज डिफाइंड एज, सेक्टर ऑफ सर्कल इज, सेक्टर ऑफ सर्कल इज डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग रेडियाई। तो ये जो आपके पास पोर्शन लिखा हुआ है इस नज़र आ रहा है आपको इस वक्त, ये जो अगर मैं इसको शो करूं रेड कलर से, तो ये जो पोर्शन है ये सर्कल का सेक्टर है। अगर आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो जिस तरह वो थीटा पे डिपेंड करता है, ये भी सर्कल का जो सेक्टर है इसका साइज भी थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये सबटेंडेड एंगल इसका थीटा है, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सेंट्रल एंगल आपको बताओ बस, और उसके बाद ये। अच्छा, इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको, ताकि इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आए कि किस तरह आपके पेपर में ये आ सकता है। तो मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents area of sector of circle with radius
R and central angle of measure, central angle of measure थीटा। आपने बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास सर्कल के सेक्टर के एरिया को। तो पहला ऑप्शन लिखता हूँ आप लोगों के सामने जो यूजुअल होता है आमतौर पे 1/2 r स्क्वायर थीटा। दूसरा ऑप्शन है 1/2 r थीटा स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1/2, बल्कि इसको भी यूँ करता हूँ आप लोगों के सामने 1/2 r l। और सी ऑप्शन में हम कुछ और लिख लेते हैं जैसे 1/2 r थीटा स्क्वायर। और डी ऑप्शन हम लिख लेते हैं बोथ ए एंड बी। आप जल्दी कभी नहीं करनी पेपर में, हमेशा याद रखा करें जिस भी एमसीक्यू पेपर में आपको ऑल ऑफ दीज का या बोथ वाला ऑप्शन नज़र आता है उसमें हमेशा कभी भी आपने एट फर्स्ट साइड टिक नहीं करना होता। अभी अगर मैं देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मैंने ऑप्शन पढ़े बगैर टिक कर दिया तो ये ऑप्शन मैंने टिक कर दिया तो इसका मतलब मुझे नंबर नहीं मिलने, क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। ऑल दो ये ऑप्शन ठीक है बट इट इज़ नॉट ओनली ऑप्शन, ये सिर्फ वो ऑप्शन नहीं जो हमें चाहिए, और भी ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं। जब भी ये बोथ वाला या ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन नज़र आए तो हमेशा आप सारे ऑप्शंस पढ़ा करें एक बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये लिखा हुआ है 1/2 RL, एक ये लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी है, ए तो बात कन्फर्म है ठीक है। अब अगर ए एंड बी है तो हम बी को भी चेक कर लेते हैं। तो आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि ये भी असल में यही चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है 1/2 RL, एल की वैल्यू किसके बराबर है r थीटा। जब एल की जगह r थीटा रखेंगे आप तो r स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा दोबारा। इसका मतलब ये ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ अब इसका जो 9.1 से पहले तक का काम था इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं कि डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होती है और रेडियन डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद हम 9.2 और उससे ऑनवर्ड काम जो है वो करेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक हमारा था कन्वर्जन का कि डिग्री कैसे कन्वर्ट करनी है रेडियन में, रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो यूनिटरी अप्रोच यूज़ करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं बड़ा एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है कि जो पाई रेडियन था ये 180 डिग्री था। ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है, बाकी इसी से हम बना लेते हैं। फिर इसी में अगर हम पाई आला के डिवाइड करें तो जो 1 रेडियन है ये 180/पाई डिग्री के बराबर है। इसको इस तरह भी याद रखें, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये 180/पाई यानी 180 पाई क्या होता है 3.14। तो आपने याद रखना अगर सिंप्लीफाई करें तो 57.296 ऐसे कुछ बनता है। और अप्रॉक्सीमेटली हम ये चूँकि राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 रेडियन है ये तकरीबन 57.3 डिग्री के बराबर है। तो एक तो ये आपने इसकी ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है और इसकी डिग्री वाली फॉर्म भी याद रखनी है। फिर आल्सो ये तो हो गया पहला कन्वर्जन, यानी रेडियन से किस में हो गया डिग्री में। अब अगर आपने डिग्री को करना है तो 1 डिग्री जो है वो बराबर होगा, ये समझ लें कि 180 वहाँ जाके डिवाइड कर दें आप, तो 1 डिग्री बराबर हुआ करेगा इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि पाई/180 रेडियन। अब पाई होता है 3.14, उसको डिवाइड करें 180 के ऊपर, तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है वो बनती है 0.0175। अब चूँकि ये वैल्यूज़ आप डेसिमल में कैलकुलेट करना तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। आप लोग ये याद रख लें कि ये दो ही वैल्यूज़ हैं, एक तो रेडियन की डिग्री में और डिग्री की रेडियन में। आप इस तरह से याद रख लें ताकि जब भी कभी MCQs में आपको ये अटैम्प्ट करना पड़े तो ये आपको याद हो। ये उतना मुश्किल काम नहीं है। 57.3 और 0.0175। फर्दर इसको डिग्री मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट करके याद रखा जा सकता है। अच्छा भाई, यहाँ से हमने ये बात कंक्लूड की है कि जब किसी भी एंगल को आपने कन्वर्ट करना होगा डिग्री में रेडियन से तो 180/पाई डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसी भी एंगल को जब आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई/180 से उसको मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने MCQs के लिए बातें याद रखनी है। यहाँ हम इसको करते हैं क्लोज़। और चैप्टर 9 का आज हमारा पहला लेक्चर था, तो मैंने कोशिश किया कि बेसिक बातें जो सारी एंगल से रिलेटेड थी वो सारी आपको बता दी जाए। एंगल की टाइप्स हमने पढ़ ली और उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें थी वो हमने की हैं, जो कुछ डेफिनेशन थी वो भी हमने कर ली है।
थोड़ा सा हम टेबल को स्टडी कर लेते हैं ताकि जो बेसिक टेबल होता है वैल्यूज़ का वो आप लोग याद रखें, और बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं, थोड़ा सा उनका आइडिया लेके हम आज के लेक्चर को फिर क्लोज़ करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, अब इन्हें रेशोज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका असल में लिंक होता है रेशो के साथ। किसकी रेशो के साथ? ट्रायंगल की साइड्स की रेशो के साथ। जैसे आप ये देखें, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेट्स से, इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इनको देखें तो इसमें एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल लेट्स से हमारे पास क्या है? थीटा। इन सारे जो तीन जो साइड्स हैं इसकी जो पॉसिबल रेशो बन सकती हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी? पहली रेशो ये बन सकती है कि मैं P को डिवाइड करूं H पे, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की रेशो, फिर मैं बेस की और हाइपोटेन्यूज की रेशो ले लूं, ये भी हो सकती है, फिर मैं परपेंडिकुलर और बेस की रेशो ले लूं, 3 ही हो गई, और फिर तीनों इन्हीं तीनों को अगर रेसिप्रोकेट कर दिया जाए, मैं अगर इसको कहता हूँ H डिवाइडेड बाय P, इसको रेसिप्रोकेट करूँ तो H डिवाइडेड बाय B, इसको रेसिप्रोकेट करूँ तो ये बनेगा B डिवाइडेड बाय P। तो इन 6 के अलावा कोई और रेशो नहीं बन सकती। तो इन्हीं 6 रेशोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। फिर साइंटिस्ट ने इनके डिफरेंट नेम रखे, जैसे इसका नेम रख दिया गया साइन ऑफ थीटा, थीटा ये वाला एंगल है जिसके सामने अपोजिट होता है, इसका नाम रख दिया गया कॉज ऑफ थीटा। अब ये क्यों रखे गए नाम? जब फर्स्ट टाइम इनको इंट्रोड्यूस किया गया है तो जो हो सकता है जो जिस साइंटिस्ट ने पहली बार नाम रखे हैं वो इन दोनों के नाम साइन काज रख देता या इन दोनों के नाम रख देता, तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। जिसने भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए उसके बाद ये चीज़ें इसी तरह रिसर्च में आ गई। जो चीज़ें डेफिनेशन में होती हैं उनको हम चैलेंज नहीं करते कि क्यों ऐसा हुआ। जिसने भी साइन काज 10 इंट्रोड्यूस करवाए थे उसने इस तरह करवाए, और इसी को हम इंफॉर्मेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता हो कि इनकी बेस क्या है। तीसरे वाले का नाम रखा गया 10, और ये जो इसके बाद 3 लिखे हुए थे ये तीनों हम कहते हैं कि चूँकि उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं, तो साइन के रेसिप्रोकल को कोसेकेंट कहा गया, कॉस के रेसिप्रोकल को सीकेंट कहा गया, और टेन के रेसिप्रोकल को कॉट कहा गया, कोटेंजेंट। तो ये बन गई हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। आगे चलते हैं भी, इसके बाद इनके साथ फिर ये लिंक, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के साथ इनका लिंक था, फिर फर्दर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बनी हमारे पास, कुछ आइडेंटिटीज़ बनी हमारे पास, और थीटा जो कि यहाँ एंगल को शो करता है, तो एंगल हमने आज पढ़े, और उन एंगल्स के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो आज हमने पढ़नी है, और उसको हमने बेसिक टेबल का नाम देना है। आगे जितनी कैलकुलेशन आपकी ट्रिग्नोमेट्री में होगी वो सारी उसी बेसिक टेबल की बेस पे होगी। तो शुरू करते हैं, टेबल बना लेते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा जी, बेसिक टेबल फिल करते हैं, बस आखिरी हमारा कुछ थोड़ा सा काम है, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो इसमें बेसिक टेबल का मतलब है 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यूज़ हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे, और पैरेलल मैंने रेडियंस भी लिख दी है। 0 डिग्री बराबर ही होता है, लेकिन 30 डिग्री π/6 रेडियन है, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री क्या होता है π/2। इन पे साइन, काज और टेन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बाकी जो 3 हैं, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये याद होंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ आपको यही याद रखना पड़ेगा। और इसमें से भी फर्दर आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक जो पहली रो है, अगर ये आपको याद हो जाए तो बाकी टेबल ऑटोमेटिकली आप खुद बना सकते हैं। तो साइन जो है थीटा अगर 0 पुट करें तो साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे साइन 1/2 है, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 45 पे साइन 1/√2 होता है, 60 पे साइन √3/2 होता है, और 90 पे साइन 1 होता है। अब साइन और काज जो हैं अगर इनको पूरा हम लिखें तो साइन और दूसरा है कोसाइन, इसको हम शॉर्टकट SIN साइन थीटा और इसको हम COS कॉस थीटा लिखते हैं। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे की को रेशोज़ कहलाती हैं। अब को रेशोज़ का मतलब क्या होता है? साइन और कोसाइन, को मीन उसकी को रेशो। इसी तरह टेन और कोटेन, जिसको कोटेंजेंट कहते हैं, और सीकेंट और कोसीकेंट। तो साइन की को रेशो कॉस है, टेन की कॉट है, सीकेंट की कोसीकेंट। अब को रेशो होती क्या है? को रेशो का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी एंगल का सम 90 बनता है, इनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। मिसाल के तौर पे
अगर साइन 0 पे 0 आंसर दे रहा है तो कॉज 90 पे 0 आंसर दे रहा है। साइन अगर 30 पे 1/2 है तो कॉज 60 पे 1/2 होगा। साइन अगर 45 पे है तो 45 जो कि मिडल में आता है तो 45 पे दोनों की वैल्यूज़ सेम होंगी। जो 60 पे साइन की वैल्यू है वो कॉज की कहाँ पे होगी, 30 पे, और जो 90 पे इसकी है वो उसकी कहाँ पे होगी, 0 पे। तो सिंपल वर्डिंग में याद रखें कि कोर रेशियोज़ क्या होंगी, 0 से 90 तक जो वैल्यूज़ थी आपके पास साइन की, उन्हीं को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है तो वो कॉज की वैल्यू बन जाएंगी। वो 0 से लेकर 1 तक, और इसको उल्टा लिखें तो 1 से लेकर 0 तक। तो कोर रेशियो का मतलब क्या हो गया, ये देखें कि जहाँ जब साइन की वैल्यू हम 30 पे देखेंगे तो कॉज की वो वैल्यू 60 पे आ रही होगी, यानी एंगल का सम 90 बनता है तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अब tan पे आते हैं। tan बनता है साइन और कॉज को डिवाइड करके, तो साइन और कॉज करें 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो √3, और 1 को 0 पे डिवाइड करें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। तो tan 90 पे क्या होता है, अनडिफाइंड, और बाकी तीन इन्हीं तीनों के क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स। ये बेसिक टेबल अगर आपको याद हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी में कहीं आपको मसला नहीं होना, ये आप लोगों ने याद करना है। यहाँ हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर इसके बाद होगा आपका चैप्टर 9 जो है उसका हम रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।